आइए बेटा, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगी, ठीक है ना। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में? 6 वर्टिकल कॉलम है, 6। यहां तक के वर्टिकल कॉलम, सॉरी 8 वर्टिकल कॉलम है, 6 नहीं, सॉरी 8। यहाँ पे 8 वर्टिकल कॉलम है। ये देखिए, ये 8वां वर्टिकल कॉलम है, 8 नहीं, देखिए ये 7वां है बेटा, ये 6th है, ये 5th है, ये 4th है, ये 3rd है, ये 2nd और ये 1st है। ये जो बनाए गए हैं देखो बेटा, ग्रुप 1 में ये आर क्या रिप्रेजेंट करता है? मेटल को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये उनके ऑक्साइड्स हैं। जब मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं। तो मेंडलीव ने सबसे पहला काम यही करने की कोशिश की थी कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी के हाइड्राइड और ऑक्साइड हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाए, जो सिमिलर प्रॉपर्टी के नहीं हैं उनको दूसरे ग्रुप में रखा जाए, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी के एक ग्रुप में होनी चाहिए। जैसे कि इसका ऑक्साइड तो ये बनता है बेटा और हाइड्राइड ये बनता है RH, जो इसमें नहीं लिख रखा मैं लिख देता हूं। इसमें क्या बनता है? RH2 बनता है, RH2, ठीक है बेटा। अगले में RH3 बनता है, इनके हाइड्राइड भी बनते हैं बेटा, RH3, ठीक है। इसका क्या बनेगा? RH4 बनेगा, RH4 ये ऐसे वाला है बेटा, ठीक है। इसका RH3 बनेगा, लेकिन ऑक्साइड डिफरेंट बनेंगे, इनके ऑक्साइड डिफरेंट बनेंगे और इनके ऑक्साइड डिफरेंट, ठीक है। इसलिए इसने ये RH3 RH4 यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनाते समय मेंडलीव ने एक बात का जरूर ध्यान रखा, सबसे पहला कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के हाइड्राइड ऑक्साइड है उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। ये ग्रुप है बेटा, ये स्पेलिंग गलत लिख रही है, ग्रुप है ये, ग्रुप, ग्रुप पी लिख रखा है, ये ग्रुप है ये, दीज आर ग्रुप्स। मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, ग्रुप्स, ये ग्रुप्स है मेरे बेटे, ग्रुप्स। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा है, चौथा ग्रुप है, 5वां ग्रुप है, छठा ग्रुप है, 7वां ग्रुप और 8वां ग्रुप। इन 8 ग्रुप में मेटल के हाइड्राइड और ऑक्साइड रखे गए हैं। इनके ऑक्साइड हाइड्राइड नहीं मिले, इनके मिले ही नहीं। आप कहेंगे सर इनके तो आपने बना दिया, इसका नहीं बनाया। इसका इसलिए नहीं बनाया बेटा क्योंकि इनके मिलते ही नहीं, ठीक है। तो मेंडलीव ने पहले क्या रखा? हाइड्राइड को, एलिमेंट के हाइड्राइड को और एलिमेंट के ऑक्साइड को एक ग्रुप में रखने की कोशिश की, क्योंकि इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है, तो रख दिया। जैसे रखा उसने, इस तरीके से रखा कि ये हाइड्रोजन लिथियम की प्रॉपर्टी सेम है, सोडियम पोटासियम की, कॉपर बेडियम की, सिल्वर सीजियम की और गोल्ड की प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। इस तरीके से उसने रखने की कोशिश की। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या था? 8, 8 तो वर्टिकल कॉलम थे, 8 वर्टिकल कॉलम, 8 वर्टिकल कॉलम। ये 8 वर्टिकल है बेटा, वर्टिकल जो ऐसे खड़े हुए ये वर्टिकल होते हैं और ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो 8 वर्टिकल कॉलम है, इसको क्या बोला गया? ग्रुप। और ऐसे 6 करके बेटा क्या थी? हॉरिजॉन्टल लाइन थी। ये पहली लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी लिथियम वाली, ठीक है। सोडियम वाली तीसरी लाइन होगी मेरे बेटे, और पोटासियम कॉपर वाली 4th लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद रुबिडियम और सिल्वर वाली 5th लाइन होगी, और सीजियम और गोल्ड वाली क्या होगी? 6th लाइन होगी। आप इस तरीके से इनमें लाइन लगा, ऐसे। ये 6 हॉरिजॉन्टल लाइन थी, 6। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 6 हॉरिजॉन्टल लाइन थी। और इन हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोल दिया? इसको भी ले लेंगे, और इसमें ऐसी इनको क्या बोल दिया? पीरियड बोल दिया। 6 हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोल दिया? लाइंस को क्या बोल दिया? मेंडलीव ने पीरियड बोल दिया। आई बात समझ में? ये जर्नल इंट्रोडक्शन था मेंडलीव के बारे में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसको ध्यान से देखते रहिएगा। ये पीरियोडिक टेबल बनाई किस बेस पे है? ये पीरियोडिक टेबल बनाई गई है मेंडलीव के पीरियोडिक प्रॉपर्टी के लॉ पे। क्या मेंडलीव ने क्या लॉ दिया था?
देखिए पीरियोडिक टेबल बनी कब, 1869 में। उस टाइम 63 एलिमेंट जाने जाते थे, और इन 63 एलिमेंट बहुत सारे थे, तो मेंडलीव ने बड़ा इंपॉर्टेंट काम करके दिखाया इनको रख करके। कैसे रखा उसने, उसने डेफिनेशन दी, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था, या मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन थी कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो किसका फंक्शन है, एटॉमिक मास का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, एटॉमिक मास का। और इसी बात को लेकर के मेंडलीव ने एलिमेंट को रखा, जिसका मास कम था उसको पहले रखा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में रखा। इसमें जितने भी एलिमेंट रख रखे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में रख रखे हैं, और सिमिलर प्रॉपर्टी के सिमिलर ग्रुप में है। उसने ये माना हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम है, सोडियम पोटासियम कॉपर सबकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, तो इसलिए सेम ग्रुप में रख दी उसने। ठीक है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे रखे, और किसके बेस पे रखे, सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पे रखे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मेरिट क्या क्या है। इसकी मेरिट क्या क्या है, इस पीरियोडिक टेबल की मेरिट क्या क्या है, मतलब इस पीरियोडिक टेबल का फायदा क्या क्या। देखिए पीरियोडिक टेबल दिखानी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं दूसरी इस पे स्लाइड नहीं ले सकता, इसी स्लाइड के अंदर मुझे करना पड़ेगा, और आप भी ध्यान से देखिए। ठीक है, स्लाइड को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो एटॉमिक मास के बेस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे उसने एलिमेंट को रखा बेटा जी। अब मेरिट की बात करते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में खास बात क्या थी, क्या क्या खास बात थी इस पीरियोडिक टेबल। पहली खास बात तो ये थी कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ प्रिडिक्ट दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ये देखिए जो स्पेस खाली छोड़ रखा है ना बेटा, यहाँ पे देखिए ये स्पेस जो खाली छोड़ रखा है, ये स्पेस जो खाली छोड़ रखा है, यहाँ पे ये जो स्पेस खाली है, तो मेंडलीव ने इन सबको इसलिए छोड़ा कि यहाँ पे नए एलिमेंट आएंगे। जैसे बोरोन के बाद यहाँ पे एलिमेंट आना, और यहाँ पे एल्यूमिनियम के बाद एलिमेंट आना, तो उसने इनका नाम दिया एका बोरोन। एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, ये नाम उसने दी। मतलब है कि उसने इस तरीके से एलिमेंट को अरेंज कर दिया, अगर कोई नया एलिमेंट भी आएगा तो उसकी जगह उसने छोड़ दी, क्योंकि मास के बेस पे रखे थे। ठीक है, एका का मतलब होता है वन नेक्स्ट, ये संस्कृत का शब्द है एका, जिसका मतलब होता है वन नेक्स्ट, उससे अगले वाला। ठीक है ना, बोरोन से आगे आने वाला। तो बोरोन के बाद जब डिस्कवरी हुई बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन मिला बोरोन के बाद, यहाँ पे मिला गैलियम। सॉरी, बोरोन के बाद यहाँ पे कौन मिला, बोरोन के बाद यहाँ पे डिस्कवरी जिस एलिमेंट की हुई वो एलिमेंट था स्कैंडियम। बोरोन के बाद जिस एलिमेंट की डिस्कवरी हुई वो एलिमेंट कौन मिला, स्कैंडियम मिला। गैलियम तो एल्यूमिनियम के बाद मिला था, यहाँ कौन मिला, स्कैंडियम। जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी का मिला, सेम मास का मिला। यहाँ एल्यूमिनियम के बाद जिसको प्रोडक्ट प्रिडिक्ट किया था एक है एल्यूमिनियम, वो कौन मिला, वो मिला उसको गैलियम। गैलियम। यहाँ पे सिलिकॉन के बाद जिसको प्रेडिक्ट किया था वो कौन मिला, जर्मेनियम। तो इसलिए उनको ऐसे नाम दिया, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। ठीक है बेटा जी, ये नाम उसने दी। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद आगे चलते हैं। अब मेंडलीव ने ये तो कर ही दिया, उसके बाद पोजीशन के बेस पे प्रॉपर्टी भी बता दी कुछ एलिमेंट की। ठीक है ना, जैसे एक का एल्यूमिनियम आना था, तो एल्यूमिनियम की जो जो प्रॉपर्टी थी उसके बेस पे उसने डिसाइड कर दिया कि एल्यूमिनियम के बाद जो नया एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी ये होगी। जैसे एक एल्यूमिनियम के बाद उसने प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट कर दी थी कि एक एल्यूमिनियम के क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, तो वो प्रॉपर्टी क्या थी कि ये इसका मास 68 होगा,
डेंसिटी इतनी होगी 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 5.9 है बेटे, फॉर 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा, लो होगा, ठीक है जी। और इसका कंपाउंड क्या बनेगा, RCl3 क्लोराइड ये बनेंगे, ऑक्साइड ये बनेंगे, ठीक है ना, R2O3 इसका ऑक्साइड बनेगा, यानी कि इस कैटेगरी में आ रहा है ना, ये देखो। तो इसी कैटेगरी का मिला बेटा, ये क्लोराइड भी मिले और हाइड्राइड भी मिले इसके, RS3, ठीक है ना। तो एक एल्यूमिनियम जब डिस्कवर हुआ तो यही प्रॉपर्टी उसकी सेम मैच में। उसने कहा कि अगर नोबल गैस आएंगी, ये भी कहा उसने कि कुछ ऐसे एलिमेंट है जो रिएक्शन नहीं करते, उनको एक अलग ग्रुप में रखना पड़ेगा। उसने कहा कि नोबल गैस का ग्रुप ही अलग बनाना पड़ेगा एक, अगर वो डिस्कवर होती हैं तो। देखिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में तो 8 ही ग्रुप हैं, लेकिन उसने कह दिया कि अगर इनर्ट गैस डिस्कवर हो गई सारी की सारी तो उनको भी एक अलग ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि वो इनर्ट है, उनका ग्रुप ही अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये फायदे थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के, ये बेनिफिट्स थे। एक तो इसने वेरियस एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिया, दूसरा इसने जो एलिमेंट क्लासिफाई नहीं होते उनकी पोजीशन छोड़ दी खाली, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसकी लिमिटेशन देखिए, लिमिटेशन भी होती है, जब कोई चीज बनती है तो जरूरी नहीं वो परफेक्ट बने, तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती है। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल टेबल की भी लिमिटेशंस है, या यूं कह लो इसमें भी खामियां हैं, एनामोलिस है इसमें भी, ठीक है। इसमें भी एनामोलिस हैं, कौन कौन सी एनामोलिस हैं वो जानते हैं, ठीक है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहली एनामोलिस क्या है, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन हमको आज तक नहीं पता चल रही कि पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे रखें, किस जगह पे हाइड्रोजन को रखें। समझने की कोशिश कीजिए हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में क्यों दिक्कत है। क्योंकि हाइड्रोजन क्या करते हैं, ग्रुप 1 के साथ भी रिएक्शन करके RH बनाती है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन इनके साथ भी रिएक्शन करके RH बनाती है। इनकी और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। जैसे कि Na ने Cl के साथ मिलकर NaCl बनाया, वहीं हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना दिया, HCl बना दिया। Na ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाया, इसने H2 भी बना दिया। तो क्लोराइड इन हेलोजन के साथ भी प्रॉपर्टी मैच करती है और अल्कली मेटल के साथ भी मैच करती है। तो पूछा गया भाई बताओ हाइड्रोजन को कहाँ रखें, तो ये नहीं बता पाया, ठीक है ना। इसने यही कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है तो सबसे कम मास इसी का है तो इसको रख दो, लेकिन ये कोई बात नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी मैच ही नहीं है। मेंडलीव के टाइम पे आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए थे जब उसने ये बनाई थी पीरियोडिक टेबल, आइसोटोप्स। तो उससे पूछा गया आइसोटोप कहाँ रखेंगे, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एक आइसोटोप का मास तो 35 है, अगर दूसरा मिल गया तो उसका 37 होगा। पूछा गया इसको कहाँ पे रखेंगे, तो मेंडलीव नहीं बता पाया, ठीक है ना। कुछ रोंग एटॉमिक मास के एलिमेंट रख दिए, ठीक है ना, कुछ रोंग मास के एलिमेंट उसने रख दिए। कोबाल्ट का और निकल का देखिए, कोबाल्ट और निकल को देखिए बेटा कहाँ पे है हमारे पास, ये निकल रहा और ये कोबाल्ट रहा, ठीक है ना। अब इसमें कोबाल्ट और निकल का मास क्या है, लगभग बराबर है, कहाँ पे रखे इनको नहीं बता पाया, ठीक है ना। अब मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें वो लिख देता हूं मैं, जो कि इसमें नहीं लिखा, इसने राउंड ऑफ कर लिया। कोबाल्ट का मास कितना होता है, कोबाल्ट का मास होता है 58.9, जबकि निकल का मास क्या होता है, निकल का मास होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट लिख रहा हूं मैं 58.7, इतना फर्क होता है, 0.2 मास का फर्क है। तो मेंडली से पूछा गया भाई आपने कोबाल्ट को पहले कैसे लिख दिया जबकि इसका मास तो ज्यादा है, निकल का मास क्या होता है, कम होता है, बताओ भाई इसको कैसे कर दिया। तो नहीं बता पाया, उसके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का, ठीक है। आगे बात समझ में। तो वो क्या क्या नहीं बता पाया, पोजीशन ऑफ आइसोटोप नहीं बता पाया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाया, और रोंग ऑर्डर ऑफ मास क्यों लिख रखा है वो नहीं बता पाया, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये थी मेंडली पीरियोडिक टेबल, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, इसके फीचर आपको समझ में आ गए होंगे क्या क्या थे। इसमें 8 ग्रुप थे, 6 पीरियड थी, ये बात रखने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने की जरूरत है। एटॉमिक मास के बेस पे बनी है, ठीक है जी। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में।